अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं जी भेजा फ्राई। बिल्कुल जी, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं और इससे पहले, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे पहले कि हम जी न्यूज़ की तरफ चलें, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और आज सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान की इकोनॉमी की और पाकिस्तान ने जी अपना कुछ लोन जो है, जो हमने ले रखा था इस्लामिक बैंक से, यानी कि बैंक ऑफ एमिरेट्स से, इसके अलावा दुबई इस्लामिक बैंक से, वो वापस कर दिया गया है और कहा यह जा रहा है कि $600 मिलियन जो हैं वो दे दिए गए हैं जी एमिरेट्स बैंक को। और इसके अलावा जी $240 मिलियन जो हैं वो वापस किए गए हैं बैंक का। आप देख सकते हैं बैंक इस्लामिक बैंक को, दुबई इस्लामिक बैंक को। जी हाँ, ये पैसे वापस करने के बाद ज़ाहिर है कि हमारी तो हालत पहले ही पतली थी, अब मज़ीद ख़राब हो गई है और अब पाकिस्तान के पास सिर्फ़ $4.5 बिलियन बचे हैं। और अब देखते हैं कि ये आगे किस तरह से बात बढ़ती है, ये आगे किस तरह से चलते हैं, कहाँ से पैसा लेकर आते हैं और कहाँ से अपना लोन माफ़ करवाते हैं। इसलिए कि ये ब्रदरली इस्लामिक कंट्रीज़ और ये वाला जो नौटंकी चलती है, वो तो हमने हमेशा ही देखा, चाहे वो सऊदी अरब हो या चाहे वो यूएई हो, कि वो अपना लोन जो है वो हमें कहते नहीं है कि जी रख लो, बाद में दे देना। फिर ये कर्जा हसना क्या होता है? इस्लाम में कर्जा हसना, मैंने किसी से पूछा था तो उन्होंने कहा जी जब भी वापस मांगा तो हंस दिए। लेकिन खैर अब हुआ ये है कि जी ये हमने जो लोन थे वो वापस कर दिए हैं और जाहिर है कि यूएई के दो बैंक्स को ये पैसा वापस किया गया है। उसके बाद हमारे पास सिर्फ $4.5 बिलियन बचे हैं। जो आईएमएफ का के हेड हैं, यानी कि आईएमएफ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, उनके बारे में कहा जा रहा है कि जी यहाँ से कोई डेलीगेशन जाना चाह रहा था पाकिस्तान से कि जाके वहां पे उनके पाँव पकड़ लें, तो उन्होंने कहा नहीं जी, आने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आने से मतलब उनको यहाँ पे जो हमारी डेलीगेशन जाना चाह रहा था गवर्नमेंट का, उसको उन्होंने कहा है कि जी उठे ही बैठो थे, टिकट के पैसे जाया ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन साथ साथ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं जी, शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उनकी फोन के ऊपर बात हुई है और फोन पे आईएमएफ के एमडी से उनकी बात हो गई है। अब क्या बात हुई है ये तो उन्होंने नहीं बताया। शहबाज शरीफ साहब ने सिर्फ इतना कहा कि जी आईएमएफ के जो एमडी है उनसे उनकी मैनेजिंग डायरेक्टर, यानी उनके साथ शहबाज शरीफ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी बात हो गई है। अब क्या बात हो गई है इसके बारे में हम कुछ कह नहीं सकते। बहरहाल यहाँ पे जो है सिचुएशन अगर इकोनॉमी की देखें तो काफी खराब से खराब तर होती जा रही है और अब ये 4.5 बिलियन डॉलर जो है ये कब तक चलेंगे और कितने दिन ये चलने वाले हैं, ये बात जो है वो काफी लोगों को परेशान कर रही है और जाहिर है कि जो पाकिस्तान में रहते हैं उनके लिए तो ये काफी फिक्रमंद होने वाली बात है। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, हम आपको अपडेट बहरहाल हम आपको करते रहेंगे। साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी आटा जो है वो 1 केजी आटा जो है वो 150 का हो गया है। वैसे अभी तक जब मैं आपसे बात कर रही हूँ शायद 160 का भी हो सकता है हो गया हो। इसके साथ साथ जी यानी 1 किलो आटा, 1 केजी आटा जो है वो 150 का, और अभी जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मुझे पूरा यकीन है कि वो 160 का भी हो ही गया होगा। रोटी महंगी हो गई है, लोग रोटी नहीं खा सक रहे, तो मेरा ख्याल है कि हमारे यहाँ जो बड़े बड़े लोग हैं वो कहेंगे तो फिर ये लोग केक क्यों नहीं खा लेते अगर रोटी नहीं खा पा रहे। खैर, हम बढ़ते हैं आगे और हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ और वो न्यूज बिल्कुल इमरान खान को लेकर है और इमरान खान का कहना है मुझे अल्लाह ने सब कुछ दिया है, मैं सिर्फ अपनी कौम के लिए खड़ा हूं और इसी वजह से ज़ाहिर है इस माफिया के खिलाफ मैं अब अकेले लड़ रहा हूँ। इसके जवाब में पीएमएलएन के जो लीडर हैं उनका कहना है कि जी अगर ऐसा ही है तो फिर आपने तोशा खाना की गिफ्ट्स क्यों भेज दिए। जी हाँ, ये बात जो है वो पीएमएलएन के लीडर ने उनसे कही इमरान खान साहब से कि अगर आप इतने ही, आपको अल्लाह ताला ने सब कुछ दे रखा है और आपको किसी चीज की फिक्र नहीं है, तो फिर ये बता दीजिए कि फिर आपने आखिर तोशाखाना के गिफ्ट्स क्यों बेचे। बहरहाल देखते हैं आगे क्या होता है। बहरहाल ये अपनी लड़ाइयों में लगे हैं, दूसरी तरफ पब्लिक जो है वो अपने खाने पीने के लिए और अपनी जिंदगी जीने के लिए लड़ रही है। मरियम नवाज को जी ऑर्गेनाइजर बना दिया गया था, पीएमएलएन का बना दिया गया है बल्कि, और वाइस प्रेसिडेंट भी।
इसके ऊपर पीएमएलएन के काफ़ी जो सीनियर लीडर्स हैं, उनमें एक तरह की नाराज़गी पाई जाती है। उनका कहना है कि ये क्या बात हुई कि जी नवाज़ शरीफ साहब जो हैं, वो और शहबाज शरीफ साहब और उसके बाद मरियम नवाज़ ने सबसे इम्पोर्टेंट पोज़ीशंस जो हैं, वो पॉलिटिकल पार्टी में अपनी ले ली हैं और ये बहुत गलत है और इस तरह से सियासत नहीं होनी चाहिए। जी हाँ, ये तो हम भी कब से कह रहे हैं कि ये फैमिली पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए, लेकिन किसी को समझ में नहीं आता और इसी तरीके से ये काम चलते चले जा रहे हैं और चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे वो पीएमएलएन हो, हमने यही देखा है कि एक के बाद एक फैमिली पॉलिटिक्स हो रही है, खुद आएँगे, नहीं तो बेटे को लाएँगे, नहीं तो बेटी को लाएँगे और यही कुछ मरियम नवाज़ के टाइम पे भी देखने में मिला कि उनको जो है वाइस प्रेज़िडेंट के साथ-साथ चीफ ऑर्गेनाइजर भी लगा दिया गया है और अब उनकी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी में से आवाजें उठ रही हैं और लोग उस पे नाराजगी का इजहार कर रहे हैं कि ऐसा हरगिज नहीं होना चाहिए था। मिफ्ता इस्माइल साहब जो कि पहले हमारे फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी इसहाक डार साहब के बारे में काफी बातें कही थी, बल्कि रख-रख के धोया था कि जी इन्होंने मेरे खिलाफ 6 महीने तक जो है वो मेरे खिलाफ साजिशें रची, उसके बाद जी इनको मिनिस्टर बनने का बड़ा शौक था, फिर मेरे खिलाफ साजिश करके मुझे हटाया गया और इसके अलावा ये कि डॉलर को भी कंट्रोल नहीं कर सके, इकोनॉमी को भी नहीं कंट्रोल कर सके, महँगाई भी नहीं रोक सके और इस किस्म की कई बातें जो हैं, वो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं, जो कि मिफ्ता इस्माइल साहब ने की इसहाक डार साहब के बारे में। और अब लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसहाक डार साहब के साथ जो है वो मिफ्ता इस्माइल साहब की बातचीत शायद हो गई है, तो इसलिए मिफ्ता इस्माइल साहब ने कहा है सॉरी। हाँ, ये एक सॉरी वर्ड बड़ा अच्छा है। मतलब किसी को रख-रख के धो, किसी को रख-रख के सुनाओ, उसको ऐसी-तैसी कर दो उसकी और उसके बाद बोलो सॉरी। मगर ख़ैर अब जो बातें आप कर चुके हैं सर, वो तो आप कर चुके हैं और जो बातें आपने कही हैं इसहाक डार साहब को, वो तो आप ही ने कही हैं, मैंने तो नहीं कही है। लेकिन बहरहाल अब सॉरी करने का कोई फ़ायदा है नहीं, इसलिए कि पब्लिक ने सुन भी लिया है, पब्लिक ने समझ भी लिया है और बहुत सी बातें ऐसी थी जो कि मेरे ख़्याल से आप ठीक ही कह रहे थे। मगर ख़ैर अब देखते हैं कि ये चीज़ें आगे कैसे बढ़ती हैं और आगे कहाँ को लेके जाती हैं। हम जी थोड़ा चलते हैं भारत की तरफ और भारत क्या पाकिस्तान और भारत दोनों की तरफ आप कह लीजिए, इसलिए कि सानिया मिर्ज़ा जो कि टेनिस की प्लेयर हैं और बहुत अच्छा खेलती हैं, बहुत फ़ेमस हैं, उन्होंने जी रिटायरमेंट का अनाउंस कर दिया है और सानिया का कहना है कि जी वो फ़रवरी में रिटायरमेंट ले रही हैं प्रोफ़ेशनल टेनिस से। और उसके बाद देखते हैं कि आगे सानिया को हम कहाँ देख पाएँगे, लेकिन बहरहाल वो प्रोफ़ेशनल टेनिस के एज़ अ प्रोफ़ेशनल टेनिस प्लेयर के तौर पे तो रिटायरमेंट ले रही हैं। इसके साथ-साथ जी जहाँ तक हमने देखा है कि यहाँ इस वक़्त जो गवर्नमेंट है, मिफ्ता इस्माइल साहब ने एक बार स्टेटमेंट दिया, "एक रोटी 4 भाई मिलकर खाएँ।" उसके बाद जी दूसरे मिनिस्टर साहब आ गए पीएमएलएन के और उनका कहना था कि चाय के 2 कप कम कर दें। और फिर जी तीसरे मिनिस्टर आए और उन्होंने कहा कि जी जब मार्केट्स जो हैं वो 8 बजे बंद हो जाएँगी तो बच्चे कम पैदा होंगे। जी हाँ, ये स्टेटमेंट्स हैं हमारी इस वक़्त की गवर्नमेंट के जो मिनिस्टर्स हैं उनकी, मगर आगे हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि जी इसहाक डार साहब जो हैं और जिन्होंने आजकल हमारा एज़ अ फाइनेंस मिनिस्टर जो है काम सँभाला हुआ है, फाइनेंस के लिए तो वो कुछ नहीं कर सके, लेकिन हाँ, उन्होंने अपने केसेज़ ज़रूर ख़त्म करवा लिए हैं और उनके जो बैंक अकाउंट्स फ्रीज़ कर दिए गए थे, वो भी दोबारा से उनको मिल गए हैं, जो प्रॉपर्टी सील कर दी गई थी, वो भी उनको मिल गई है। लेकिन सर वो तो सब सही ठीक है कि आपने ये सब कुछ करा लिया, लेकिन कुछ पब्लिक के लिए भी कर दीजिए, कुछ कौम के लिए भी कर दीजिए ताकि लोग आराम से रह सकें। जुल्फ़ी बुखारी जी इमरान खान साहब के बड़े फ़ेवरेट रहे हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी के तौर पे यहाँ पे काम करते रहे हैं। क्या काम करते रहे वो तो हमें भी नहीं मालूम, हमें पता लगा तो हम फ़ौरन आपको बताएँगे, फ़िलहाल इतना ही पता है कि इमरान खान साहब के बड़े क्लोज़ हैं। साथ-साथ जी जुल्फ़ी बुखारी साहब को नैब ने तलब कर लिया है और नैब ने कहा है जुल्फ़ी बुखारी को कि आप आके जो है जवाब दीजिए। कई चीज़ों के मामले में जुल्फ़ी बुखारी के ऊपर करप्शन के केसेज़ हैं और ये आज से नहीं है, ये 2018 बल्कि उससे भी पहले से चले चलते आ रहे हैं। कई तरह के केसेज़ जुल्फ़ी बुखारी पे, लेकिन कभी किसी अदालत ने बुलाया नहीं और इस बार उनको बुला लिया गया है। तो जुल्फ़ी बुखारी का कहना है कि जी ये मेरे खिलाफ साज़िश हो रही है, मुझसे बदला लिया जा रहा है और मैं डर के भागूँगा नहीं। अब देखते हैं
कि ये डर के भागते हैं या ये डर के नहीं भागते हैं। बहरहाल यहाँ पे हम एक वीडियो देखते हैं और जिन मोहतरमा की वीडियो हम दिखा रहे हैं यानी कि हरीम शाह, आप इनको जानते ही हैं और इससे पहले भी ये काफी फेमस रही हैं। और खास तौर पे जब इमरान खान साहब एज अ प्राइम मिनिस्टर काम कर रहे थे, पता नहीं काम क्या कर रहे थे, लेकिन खैर ऐसा बोला जाता है कि काम कर रहे थे, लेकिन खैर इमरान खान साहब जब प्राइम मिनिस्टर थे, ये बोलना ज्यादा सही है। तो जब इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे तब भी ये मोहतरमा काफी फेमस थी। और इस वक्त ये फयाजुल हसन चौहान साहब जो कि इमरान खान साहब के पार्टी के मेंबर हैं और बड़े दबंग किस्म के स्टेटमेंट दिया करते हैं, उनके बारे में कुछ कह रही हैं, आप भी सुनिए। फयाजुल हसन चौहान साहब, आप कितने गलीज इंसान हैं। आपकी बीवियों को तो अभी मैं आपके करतूत बताऊंगी और बहुत जल्दी बताऊंगी और फिर उनको पता चलेगा आपके कि आप किस तरह के लोग हैं और किस तरह की हरकतें करते हैं। लेकिन आप लोगों का जो असली चेहरा है वो मेरे अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, लिहाजा मुझसे बच। जी, और इनका कहना था कि जी आपका असली चेहरा जो है वो अभी भी मोबाइल फोन में महफूज है, इसलिए बच कर रहें। और ये इस किस्म की स्टेटमेंट पहले भी देती रही हैं और कई तरह की वीडियोस भी लीक्स करती रही हैं। और अब बल्कि मनी लॉन्ड्रिंग के भी आपको याद होगा कि पैसे दिखाती रही हैं लंदन जाके कि जी ये मैं लेकर आई हूँ और मुझे कोई रोक नहीं सकता। और इमरान खान से लेके चाहे फयाजुल हसन चौहान हो, चाहे जहांगीर तरीन हो, चाहे कोई भी, इवन बाजवा साहब हो यानी कि जो बर्थडे वाले बाजवा साहब जब अभी गए हैं वो हो, चाहे कोई भी हो, सबके साथ हरीम शाह की वीडियोस हम देखते रहे हैं और सबके साथ उनकी पिक्चर्स भी आती रही हैं कि बड़ी दिखाई देता था कि बड़ी दोस्ती है कि जी साथ साथ खड़ी हुई हैं उनके। तो अब देखते हैं कि आगे क्या होता है और किस तरह से ये क्या चीज नई लेकर आ रही है और क्या एक नया तमाशा यहाँ पे चलने लगा है। कहने वाले तो जी ये भी कहते हैं कि इंडिया के पास 563 बिलियन डॉलर्स के रिजर्व्स हैं। बिल्कुल जी, ये कहा जाता है तो जी घबराइए मत, क्योंकि हमारे पास 563 GB की वीडियोस हैं। तो जी पावर किसके पास ज्यादा हुई? ऑब्वियसली पाकिस्तान के पास, इसलिए कि इतनी वीडियोस बन रही हैं, इतनी वीडियोस लीक हो रही हैं। अब कहाँ पे क्या चल रहा है ये तो सोचने की बात है। बहरहाल हम एक वीडियो और देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास, तो आप देख सकते हैं। देखिए सारी दोस्तों मैं अभी मौजूद हूँ पीर शलवार शाह के पास, तो आप देख सकते हैं। देखिए सारी शलवारें टंगी हुई हैं के ऊपर एक कब्र बनी हुई है जिसमें किसी ने आग भी लगाई है। और यहाँ आप कैमरा में दिखा सकते हैं। देखिए ये सारी शलवारें ऊपर भी टंगी हुई हैं शलवारें। लोग कहा जाता है कि जो जिसकी भी मुराद अगर पूरी करानी हो तो वो यहाँ पे अपनी शलवार उतार के लगा दे और दूसरी शलवार लाना भी मना है सख्ती से, तो आपकी मुराद पूरी हो जाएगी। तो देखें आप दुनिया किस तरह। तो आप देख सकते हैं कि दुनिया किस तरफ जा रही है और पाकिस्तान में पीर शलवार शाह के मजार के ऊपर लोग अपनी शलवारें टांग रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि जी दूसरी शलवार लाना सख्ती से मना है, मतलब जो शलवार आप पहन के जाएंगे वही शलवार आप उतार के वहां लगा देंगे तो फिर वापस कैसे जाएंगे। हाँ, थोड़ा कुर्ता लंबा पहन लीजिए या तो फिर ऐसा कर लीजिए, ऐसा ना हो कि कल को बोलेंगे जी कुर्ता शलवार शाह हो गई है, यानी कुर्ता भी लगा दीजिए और शलवार भी लगा दीजिए। फिर टॉवल लेके जरूर जाइएगा या कोई चादर लेके, मतलब कुछ तो लेके जाइए ना। मतलब ये पीर शलवार शाह साहब भी मतलब अजीब ही है भारत। तो पाकिस्तान में ये सब कुछ चल रहा है, दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है और हम अभी तक इस तरह के पीर फकीर और इस तरह के 2 नंबर लोगों के साथ जो है वो जुड़े हुए हैं और मुल्ला माफिया और इसी किस्म की बातें जो हैं वो सुनते हैं और करते हैं। वैसे अगर किसी को अपने जादू टोने के ऊपर बड़ा भरोसा होता, जैसे कि कहा जाता है कि जी इस्लाम में जादू कर देंगे, टोना कर देंगे या कोई पढ़ के फूंक देंगे तो सब हो जाएगा, अगर ऐसा ही था तो फिर हथियार क्यों खरीदते हैं? अगर इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी झाड़ फूंक से और आपके जादू टोने से कुछ हो सकता है, तो फिर इस्लामिक कंट्रीज हथियार ना खरीदा करें, उसी से काम चला लें कुछ पढ़ पढ़ के, समझ रहे ना। खैर बहरहाल बात हम करेंगे जी सबसे पहले तो हम बात करेंगे बिलावल भुट्टो जरदारी की। काफी उनके ऊपर क्रिटिसिज्म हो रहा है उनके जूतों को लेकर, उनके कपड़ों को लेकर। और उनका कहना यह है
कि जी आप लोग अपने काम पे ध्यान दें, मेरे जूते कपड़े ना देखें। मतलब कमाल हो गया सर, ऐसा कैसे? मतलब आप जो है वो कभी आप $3,500 के जूते पहनेंगे, कभी आप 1800 के डॉलर के जूते पहनेंगे, और साथ जो आपके पब्लिक आपने खड़ी की होगी फोटो सेशन के लिए, वो बेचारी नंगे पाँव होगी, उसके पाँव में ना तो जूता होगा, ना ही तन पे कोई ढंग का कपड़ा होगा, और आप कहेंगे कि ना 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 ना, मेरे बारे में बात मत करना। लेकिन खैर, सुन लेते हैं। काश जितना टाइम वो हमारे जूतों को या हमारे कपड़े को या पता नहीं कौन से बातें की तनकीद में एफर्ट डालते हैं, मतलब वो पूरे दिन रात जागते हैं ढूंढने के लिए, ट्रेंड्स चलाने के लिए, पता नहीं क्या क्या करने के लिए, उतना ही टाइम अगर वो अपने सिला मुतासरीन को मदद करने में लगाते तो पूरा मुल्क का फायदा होता। जहां आपका अपना जिम्मेदारी है, जहां जनूबी पंजाब और जनूबी कितनी प्यारी बातें कर रहे हैं कि अगर वही टाइम सैलाब वालों के ऊपर लगाते तो ज्यादा अच्छा हो जाता। लेकिन सर, यही तो हम भी आपसे कह रहे हैं कि वो पैसा जो आपने अपने जूतों और कपड़ों पे लगा दिया, मतलब ये भी देखिए कि थोड़ा बहुत, मतलब कमाल हो गया। नहीं, आप खुद सोचिए पाक रुपीज में कितने बन जाते हैं कि अगर आप $3,500 का आप जूता पहन रहे हैं, उसके बाद आप $1,818 का जूता पहन रहे हैं, और फिर आप बातें ये कर रहे हैं कि आपको कुछ कहा ही ना जाए, आपको कुछ पूछा ही ना जाए। आप तो लीडर हैं, आप तो मतलब लीडर तो सर ऐसे होते हैं कि लीडर तो नंगे पांव घूमा करते हैं ताकि पब्लिक के पांव में जूता आ जाए। ये लीडर पहली बार देखा है कि जो इतने महंगे महंगे जूते पहनता है, और हर बार पहनता है, ये नहीं कि एक बार। और फिर कहते हैं मुझे ना देखिए, मुझ पे बात ना कीजिए, मेरे कपड़ों पे ना बोलिए और मेरे जूतों पे ना बोलिए। तो सर आप भी तो मतलब जो आपकी पब्लिक अफोर्ड कर सकती है, आप भी वही जूते पहनिए ना, और फिर उन पैसों से जो पैसे बच जाएंगे आपके पास, उनसे उन बेचारे लोगों को आप खाना दे सकते थे, जूते लेके दे सकते थे। जहां फ्लड विक्टिम से मिलने गए थे, वो पिक्चर्स भी लोगों ने देखी है कि उन फ्लड विक्टिम्स के जो पांव थे वो बगैर जूतों के थे, और आप जो हैं वो इतने महंगे महंगे जॉगर्स पहन कर बैठे थे, जो आप अभी अपने अमेरिका वाले ट्रिप से लेकर आए, जिसके लिए आप बड़ा कह रहे हैं कि जी वो टिकट भी मैंने लिया था, होटल भी मैंने खुद पेमेंट की थी होटल की। तो जी ये चीजें जो है ना सर, अब ना लोग थोड़े तेज हो गए हैं, अब ना लोग थोड़े समझदार हो गए हैं। अब आप ना लोगों को मामूली नहीं बना सकते, लोगों को समझ आ जाती है कि आखिर आप कर क्या रहे। हालत तो ऐसी हो गई है पाकिस्तान की कि सर यकीन कीजिए कि मैं आपको दिखाती हूँ, आप देखिए जरा हालत देखिए लोगों की। ये देखिए, यानी कि स्पाइडरमैन तक जो है वो रिक्शे में घूम रहा है। ये हालत हो गई बेचारा जो है, वरना तो आपको जानते हैं कि वो तो ऐसे ऐसे करके उड़ के कहीं भी चला जाता है, लेकिन बेचारे के वो भी अफोर्ड नहीं कर पा रहा, और आप मतलब कमाल ही करते हैं। लेकिन खैर, हमारे इंडियन दोस्त ज्यादा खुश ना हो कि हमारे यहाँ इस किस्म के पॉलिटिशियन है, आपके यहाँ भी कुछ कम नहीं है, हम दिखा देते हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए, 140 करोड़ रुपए है। मुझे समझ नहीं आती आखिर ये खाते क्या है, राहुल गांधी आखिर क्या खाते हैं जो अजीब अजीब सी बातें करते हैं ना। मतलब मजा भी आता है हमें, तो बड़ा हम कहते हैं चलो सिर्फ हमारे ही पॉलिटिशियंस ऐसे नहीं है, आपकी तरफ भी इस किस्म के पॉलिटिशियंस है जैसी बातें करते हैं, लेकिन ये कि फिर भी कुछ तो समझ आए कि आखिर कहना क्या चाहते हैं। देश की आबादी 140 करोड़ रुपए कैसे हो सकती है, ये बात तो मुझे भी समझ में नहीं आ रही। लेकिन अगर आप लोगों को कुछ पता लगे, कुछ समझ में आए, कोई बात आपके सर में जाए, तो मुझे भी जरूर बताइएगा। हम चलते हैं जी अगली न्यूज की तरफ, और अगली न्यूज हम आपको जो दे रहे हैं वो है ये। जी हाँ, अवाम के लिए 2 वक्त की रोटी मुश्किल हो गई। ये जी पीटीआई के लोग हैं जो कि बता रहे हैं कि 2 वक्त की रोटी अवाम के लिए मुश्किल हो गई। लेकिन सर, जब आप थे तब कौन सा अवाम बड़े मजे कर रही थी, जो अब आप तनकीद कर रहे हैं, आपने भी कुछ नहीं किया।
आप दफ्तरों में बैठकर क्या कारकर्दगी दिखा रहे हैं। जी, पंजाब के चीफ मिनिस्टर साहब आजकल बड़े गुस्से में हैं और वो अपने स्टाफ से और लोगों से, अपने यहाँ के पंजाब के लोगों से जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनसे यही बात कर रहे हैं, क्या वह ऑफिस में बैठ के कर क्या रहे हैं। सर, कर तो आप भी कुछ नहीं रहे, सिर्फ अपनी सीट बचा रहे हैं। बार बार कुर्सी कुर्सी होती है और बार बार आप कुर्सी से उतरने का नाम नहीं ले रहे। खैर, अब तो इमरान खान भी कह रहे हैं कि आप चले जाइए। पीटीए, जी हाँ जी, पीटीए ने जो है वो तकरीबन 29 मिलियन फाइन लगा दिया है 4 मोबाइल कंपनीज के ऊपर पाकिस्तान में। और उसका रीजन ये बताया गया है कि जी सर्विसेज बहुत ही खराब हैं और लोग बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे हैं। इस वजह से ये फाइन जो है वो लगाया गया है मोबाइल कंपनीज के ऊपर। अब देखते हैं इसके बाद मोबाइल कंपनीज जो है वो कुछ सुधरती है या नहीं, इसलिए कि वाकई में कनेक्शन तो हर कंपनी का ही बहुत ही खराब चल रहा है। ख्वाजा आसिफ साहब, जी ख्वाजा आसिफ साहब जो है उनका कहना है कि जी हमारे पास इंपोर्ट करने के पैसे नहीं है, हो सकता है पूरा मुल्क अंधेरों में डूब जाए, दुकानें, कारखाने, मार्केटें भी बंद हो जाए, सब कुछ बंद हो जाएगा। सर, सबसे पहले तो ये कि आप कुछ अपना बंदोबस्त कर लीजिए, ऐसा ना हो कि सर सबसे पहले कोई आपको ही पकड़ के बंद कर दे, इसलिए कि आपकी गवर्नमेंट है, आपकी जिम्मेदारी है कि लोगों के घर भी रोशन रहे, शॉप्स भी रोशन रहे, ऑफिस भी चलते रहे। अगर आप इस किस्म की बातें करेंगे तो जाहिर है कि पब्लिक का रिएक्शन तो आएगा, लेकिन आप उसके ऊपर थोड़ा सा दिमाग के साथ साथ काम कीजिए, तब होगा कुछ। साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि जी केपीके में यानी कि पेशावर में जो है वो प्रोटेस्ट किया गया है पीटीआई की तरफ से, इमरान खान की पार्टी की तरफ से। किस लिए जी? महंगाई के खिलाफ। बिल्कुल जी, इमरान खान की पार्टी ने महंगाई के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है केपीके में और उनका कहना है कि जी इसको कंट्रोल किया जाए। जैसे अब देखते हैं कि खान साहब, अगर आप अपनी ऑडियो वीडियो से थोड़ा सा टाइम मिल जाए तो गवर्नमेंट को और अपोजिशन को मिलकर बैठना चाहिए और इस चीज के ऊपर काम करने की बहुत जरूरत है। हालात काफी खराब है। परवेज इलाही साहब 187 वोट ले लें और मामला खत्म करें, आजम नजीर तारड़। जी, आजम नजीर तारड़ साहब का कहना है कि 187 वोट ले लें जो चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब है, और ये किस्सा खत्म करे जो चल रहा है कि उनके लिए वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ रहा है। अब देखते हैं कि क्या हो रहा है। फिलहाल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए परवेज इलाही साहब तैयार नजर नहीं आ रहे और ना ही वो इस बात के लिए मान रहे हैं। ये है जी परवेज इलाही साहब। मैंने आपको कहा एक बार एक और इनकी झलक दिखा दूं, झलक दिखला जा। खैर, सॉरी, मुझे गाना बड़ा पसंद है जी। कतर का जो है जी वर्ल्ड कप जो चल रहा था, फीफा वर्ल्ड कप के लिए खरीदी गई हजारों बसें जो है वो उन्होंने डोनेट करने का फैसला कर लिया है। पाकिस्तान का एड्रेस तो याद हो गई कतर वालों को। तो बस जी, ये बसें आप पहली फुर्सत में सारी की सारी बसें जो आपने रखी थी अपने वर्ल्ड कप के लिए, फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए, वो सीधे सीधे पाकिस्तान को दे दें। और बाकी हम हर चीज की, हम अतिया लेने के लिए, डोनेशन लेने के लिए और किसी भी किस्म का, इस किस्म की फ्री फंड की जो चीज भी मिले वो लेने को तैयार है। हमारी हालत इस वक्त बहुत खराब है, इकोनॉमी हमारी बिल्कुल बैठी भी नहीं है, लेट गई है बल्कि। तो इसलिए जिधर से जो कुछ हो सकता है, मेरा ख्याल है जो लोग मेरी जबान समझते हैं वो भी सुने। मोदी जी, सॉरी, तो वो भी सुने, और इसलिए कि आप लोगों के पास बहुत पैसा है जी, इंडिया वालों के पास, और फिफ्थ इकोनॉमी के लिहाज से आप फिफ्थ नंबर पे हैं। तो जी थोड़ा सा पड़ोसियों का भी ख्याल कीजिए, बरकत होगी जी, बहुत पैसा ऊपर वाला आपको दे, कुछ हमें भी दे दीजिए तो अच्छा हो जाएगा। मगर खैर देखते हैं, आजकल तो उनके जिससे बात करें हम इंडिया में वो कहते नहीं मोदी जी तो पाकिस्तान का नाम ही ना लेते। तो जी नाम मत लीजिए, हम कब कह रहे हैं हमारा नाम लीजिए, बिना नाम लिए भी आप हमें पैसे भेज सकते हैं और उसमें हम बिल्कुल भी नाराज नहीं होंगे, ना ही हम माइंड करेंगे कि नाम भी नहीं लिया और जी थैला भी पकड़ा दिया पैसों का। तो बस ऐसा कुछ कर दीजिए कि नाम भी ना ले और चूना फिटका, वो क्या बोलते हैं पान में लगता है ना, तो वो भी अच्छा, रंग भी चौखा है। तो बिल्कुल नाम लिए बगैर आप हमें पैसे दे सकते हैं, हमें कोई एतराज नहीं है। लेकिन थोड़ा सा सोचिए कि अगर हमारे पास जो थोड़े बहुत पैसे रह गए ये भी खत्म हो गए तो गले तो हमने आपके ही पड़ना है, इसलिए कि आप ही हमारे पड़ोस में हैं। अमेरिका जाके तो हम उनके गले पड़ नहीं सकते। तो इससे पहले कि हम आपके गले पड़ जाएं, बेटर ये है कि आप हमें संभालिए और किसी तरीके से कोई आइडिया दीजिए। एक तो आजकल पता नहीं डॉक्टर जयशंकर को क्या हो गया, हर वक्त पाकिस्तान की बुराइयां करते रहते हैं, अजीब अजीब बातें करते रहते हैं। सर, अजीब अजीब बातें ना कीजिए, आप सीनियर हैं, हम आपकी बहुत इज्जत करते हैं, पाकिस्तान में भी लोग आपको बहुत पसंद करते हैं। हमें कुछ एडवाइस कीजिए, हमें कुछ रास्ता दिखाइए, हमें बचाइए इस मुसीबत से जिसमें हम पड़े हुए हैं। और बचाने का साफ तरीका है, आप हमारा नाम मत लीजिए, हमें सिर्फ और सिर्फ कुछ समझ रहे हैं ना आप,
अब मैं अपने मुंह से क्या कहूँ। खैर, अच्छा हम चलते हैं जी दूसरी न्यूज़ की तरफ। और दूसरी न्यूज़ हमारे पास जो है वो बलूचिस्तान में ब्लैकमेलिंग और सेक्सुअल हैरेसमेंट का बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। जी, 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 जी। तो बलूचिस्तान में तो सर ये होता ही रहता है और मुझे हैरत है कि ये बड़ा स्कैंडल सामने कैसे आ गया है और इसकी न्यूज़ कैसे लग गई है। इसलिए कि बलूचिस्तान में तो इस तरह की यानी कि सेक्सुअल हैरेसिंग भी होती रहती है, ब्लैकमेलिंग भी होती रहती है। वहाँ पे जो है वो आप जानते ही हैं कि लोगों को उठा के भी ले जाते हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ पे डिसअपीयरेंस के केसेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बलूचिस्तान के साथ बहुत कुछ गलत हो रहा है और उसके ऊपर कौन बोलेगा और कौन बात करेगा और कौन काम करेगा, ऐसा फिलहाल मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि किसी को भी इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। शेख रशीद साहब का कहना है कि जी पॉलिटिक्स में 100 डेज अहम है, बहुत इंपॉर्टेंट है 100 डेज, यानी कि शेख रशीद साहब ने एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए तो साइडलाइन पकड़ ली है कि जी चलो जी जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में जाके कुछ होने लगा है। तो जी देखते हैं अप्रैल तक क्या होता है, क्योंकि शेख साहब ने 100 डेज दे दिए। अब 100 डेज तक लोग बैठे और चिल मारे। खैर, हम आगे बढ़े और हम आपको बताएं कि जिससे बाद हमारे पास कौन सी, खैर ये सागदार साहब की, ये तो मैंने आपको बताया था, सागदार साहब ने अपने आप को हर मुसीबत में से निकाल लिया है। अगर नहीं निकाला तो पाकिस्तान को नहीं निकाला है। मगर खैर, एक वीडियो और देखते हैं, फिर बात करते हैं। देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके बारे में बताना चाहता हूं। देश की आबादी, जो बच्चा पैदा हुआ नया पैदा हुआ आपको क्या लगता है? आपको पता है क्या पैदा हुआ? जी, ये थे तनवीर इलियास साहब और इनका कहना था ये किसी हॉस्पिटल में गए थे और वहां जाके पूछ रहे थे जी ये बच्चा नया पैदा हुआ है? नहीं जी, पुराना हो गया है, 2 दिन पुराना बच्चा है और घिस भी गया है। इसके पेरेंट्स ने शायद ये जवाब दिया होगा, यानी कि हद है। ये थे जी आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर तनवीर इलियास साहब, और ये किसी हॉस्पिटल में जाकर और वहां पे कोई बच्चा पैदा हुआ था और उसकी मदर से खैरियत पूछने के अंदाज में उनका सवाल ये था, क्या ये बच्चा नया पैदा हुआ है? सर क्या पुराने बच्चे भी पैदा होते हैं? मतलब अजीब अजीब किस्म के लोग हमें देखने को मिलते हैं पाकिस्तान में। अब हम क्या कहें और क्या ना कहें। बहरहाल, यहाँ से हम चलते हैं और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।